इस वक्त हम देखें तो तहरीक इंसाफ एक अंदरूनी खलफशार का शिकार है, डिवाइड नज़र आती है। साथ में हम देखते हैं कि जो डायलॉग प्रोसेस था हुकूमत वक्त और PTI के दरमियान वो भी ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त जो आलमी इदारे हैं, बिलखुसूस IMF, वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की अदलिया से मिल रहा है, वकला से मिल रहा है, दीगर इदारों में जाके इसको भी एक इंटरवेंशन तस्वुर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। और साथ में जो पॉलिटिकल इस वक्त इन्वायरमेंट है वो अभी तक चार्ज है, उसमें कोई हमें एक तरह से कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और फिर आलमी इदारे ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को अगर आगे बढ़ना भी है तो इसके लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम एक बुनियादी ज़रूरत है। तो ऐसे में कि पार्लियामान भी बेहतर अंदाज में फंक्शन नहीं कर रही है, एहतजाज की कॉलम है। तहरीक इंसाफ के बारे में मैंने बताया कि जैसे उनके अंदर भी एक हमें डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। शेर अफजल मरवत जैसे जो उनके बड़े मुतहरक MNA हैं उनको पार्टी से निकालने के लिए अहकामात आ चुके हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे इस मुल्क की पार्लियामान, इसमें बैठी सियासी जमातें क्या नुक्ता नज़र रखती हैं, क्या कंसर्न उनके हैं और इस सारे मसले को हल करने के लिए उनके पास तजावीज़ क्या है, वो क्या सजेस्ट करते हैं। तो आज क्योंकि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी हो रहा है और इस इजलास के अंदर तमाम सियासी जमातों के अरकान मौजूद होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों से गुफ्तगू हो और शुरुआत हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से और उनके रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब से कि जिनको पार्टी से बाहर निकाला गया, वो शख्स के जो मुश्किल दिनों में पार्टी को लीड कर रहे थे, लेकिन इमरान खान को क्या ऐसी बात बताई गई कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि बुनियादी रुकनीत भी उनको ख़त्म की जाए और उनको कहा यह जाए कि वो रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से भी इस्तीफ़ा दें। वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनकी राय क्या है, क्या उनको सुना भी गया कि नहीं सुना गया, तो गुफ्तगू का आगाज़ उनसे करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब के, जिनके ऊपर अब वो कह सकते हैं कि ज़ेर अताब है। पहले तो उनसे ये पूछेंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि उनको पार्टी से रांदे दरगाह किया गया है, उसकी वजूहात क्या है और साथ में अब आगे चल के वो क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि बुरे वक्तों में गोया कि सड़कों पर अगर किसी शख्स को देखा गया है तो वो आप थे कि वो मॉब को लीड कर रहे थे, पार्टी को जिंदा रखा गया। बट अब कुछ अच्छे दिन आए हैं जिसमें कोई एक स्पेस बनी है, लेकिन बार बार आपके ऊपर डॉट लगती है, आपको बाहर किया जाता है। तो क्या वजूहत है, ऐसी क्या हरकतें आप कर रहे हैं कि आपको पार्टी से बाहर किया जाता है? बहुत शुक्रिया। ये बुरे वक्तों में घूमने फिरने की सजा है, क्योंकि उस वक्त वो लोग इन मौके को मिस कर गए और हम अकेले थे इस दौड़ में, अपना घोड़ा दौड़ाया तो आवाम का, PTI के वर्कर्स का दिल जीत लिया। अब काफी अफसोस मल रहे हैं, तो कुछ और नहीं मिला तो अब ये कह रहे हैं कि जी उस वक्त का PTI का उठाया जाना जो है वो एक साजिश थी एस्टेब्लिशमेंट की। क्या साजिश थी कि जिसने आपको 8 फरवरी की कामयाबी से हमकनार किया। बहरहाल गैर संजीदा लोग जो हैं वो खान के नजदीक पहुंचे हुए हैं और पार्टी में जो है जंग हो रही है, या मरातिब लेने की या मरातिब और नजरों से गिराने की, ये 2 काम हो रहे हैं। वो काम नहीं हो रहा है कि खान को रिहा कराना है, एहतजाज के लिए कौम को तैयार करना है, लोगों को मोटिवेशन देनी है। 26 नवंबर के सामने के बाद कौम को जरूरत है कि हम उनकी थेरापी करें, जिस तरह 9 मई के बाद हमने कौम की थेरापी की, कौम को कहा कि क्यों डरे इनसे, और यही एक पैगाम था जिसने कौम को हिम्मत दिलाई और 8 फरवरी के नतीजे में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली। आजकल बदकिस्मती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 1 साल में हमारी एक भी कामयाबी नहीं है। हर महाज पे जो है नाकामी है, न अदालती महाज पे, न सियासी। पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, पूरे पाकिस्तान के अवाम खान के गुरवीदा हैं, लेकिन कामयाबी 0 के 0। सुप्रीम कोर्ट में हमारा फैसला रिजर्व सीटों का पंसा हुआ है, कोई आपको मिलाने खातिर ही नजर नहीं आएगा कि हमने इस मसले को उठाना है। हमारे सेनेटर जो हैं अभी तक मुंतखब नहीं हुए हैं, कोई हरकत, कोई तहरुक आपको नजर नहीं आएगा। 26 नवंबर के बाद जो वर्कर्स फंसे हुए हैं, जेलों में हैं और गाड़ियां उनकी गुमशुदा है। आज भी एक हमारा वर्कर 26 नवंबर के साने में जो जख्मी था शहीद हो गया, मर्दान का, तो लिहाजा वो तादाद 14 हो गई। उनकी कसम पुरसी सिवाय अली अमीन खान की, जिन्होंने इनके घरों में 1-1 करोड़ रुपए दिए और जख्मियों को जो है माली मुआवनत दी, कुछ को मुलाजिमत दी, बाकी क़यादत जो है। लेकिन अली अमीन साहब भी तो लोगों को छोड़ के चले गए थे। अगर आप कह रहे हैं कि जी इस वक्त पार्टी क़यादत खान को बाहर निकालने में मुखलिस नहीं है,
बट 4 दफा आए हैं, वो प्रोटेस्ट भी हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं कि लोग मुझ पे तनकीद करते हैं कि अली अमीन खान के लिए जो है आप आवाज क्यों उठाते हैं। अच्छा, तो मैंने अली अमीन खान को उन बुरे वक्तों में देखा है ना, ये जो 9 मई के बाद जितने कन्वेंशन किए, जलसे जुलूस किए, सिर्फ एक अली अमीन खान था जिन्होंने मेरे लिए तमाम प्रोग्राम बनाए। जिस जिले में मैं जाता था वो जलसा वो रखता था, सही, वहां सारी कम्युनिकेशन लीडरशिप के साथ राब्ते रवाबित, और अगर इनका ताउन मेरे पास न होता तो कहां से मैं ये कोऑर्डिनेट करता, नंबर 1। नंबर 2, मैं अली अमीन खान का वकील था, तो जब ये असीर था और इसको पंजाब ले गए, बकर ले गए, सिंध ले गए, तो मैं इनके पीछे फिरता गया। इसके पांव के नाखून उखाड़े गए, इसके गर्दन में 36 घंटे तक हथकड़ियां डाली गई, इसके बाल काटे गए। इस पे जो एक फिक्र इनसे लिखवाना था कि जी खान का साथ छोड़ दो, मैं इसका शदीद गवाह हूं। तो जब इस शख्स ने उस वक्त नहीं छोड़ा, क्यों कर आज लोगों के बेकावे में कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इनकी तरफ ले रहा है। आज आपको याद आ गया, भूल गए वो आयाम जब पीटीआई का नाम लेवा कोई नहीं था, आज वो चीफ मिनिस्टर है। उसने बैठना है आर्मी चीफ के साथ, उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बैठना है। और अगर वो बेटा है, अगर बुशरा बीबी गिरफ्तार नहीं हुई है या डी चौक से या बाद में गिरफ्तार नहीं हुई, ये अली अमीन खान के तो फेल था, मुझे इल्म है इसका। ये अली अमीन खान जो है, इन्होंने मामलात को इसने पे ले आया। आज तो ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि खान को जो है नदिया गली शिफ्ट करने पर राजी हो गए थे, बल्कि 20 दिसंबर को मुकम्मल जो है रिहाई देने पर राजी हो गए थे। ये सारी काविशें उनकी है। तो किसने नाकाम बनाई फिर कोशिशें, आपके ख्याल में इन कोशिशों को किसने नाकाम बनाया? अगर मैंने कहा ना, गैर संजीदगी का ये आलम है कि आजकल मेरे साथ साथ अली अमीन खान, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर गोहर, शाहरियार अफरीदी और इसके अलावा पीटीआई के दर्जनों जो मेंबरान असेंबली है, शानदाना गुलदार, इन सब के खिलाफ खान के कान भरे जा रहे हैं। मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तानी खुद फैसला करे ना। जिन लोगों ने यहाँ वोट बेचा, कुल आम 2-2 अरब रुपए लिए और पीटीआई के कुर्सियों से उठ के हस्ब इख्तिदार के साथ बैठ गए, आज भी बैठे हुए हैं। उनको तो पीटीआई से नहीं निकाला, मुझे निकालने की जल्दी थी। ये कोई इंसाफ है? न कोई सुना है। और पाकिस्तान में मैंने असेंबली में सवाल उठाया, खड़ा हो गया, स्पीकर साहब ने माइक दिया, मैंने कहा मुझे कोई बताए ना मुझे क्यों निकाला। कोई वजह नहीं है, ही निकाल दिया। भाई किसी के बाप की बात सही नहीं है कि खान के कान में कुसर पुसर करोगे और आपकी मर्जी है कि आपने जो करना है। तो पीटीआई और खान का नजरिया मेरे रगों में दौड़ रहा है। और वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कोई पटवारियों की तरह नहीं है कि जो फैसले होते हैं सर धुनते हैं। वो हक, सच और झूठ में तमीज करते हैं। और आज सोशल मीडिया पे मेरे बजाय पीटीआई का वर्कर जो है मेरी कैंपेन कर रहा है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, जो बातें अंदर करनी चाहिए पब्लिकली करते हैं। चैलेंज करके कहता हूं कि कोई एक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बताएं। अगर डिसिप्लिन ये है कि कोई मेरे खिलाफ मीडिया पे बोले और मैं जवाब न दूं, तो इसी डिसिप्लिन पे मैं लानत भेजता हूं। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो टका के जवाब दूंगा। डिसिप्लिन उसके लिए भी है ना जो मेरे खिलाफ बोल रहा है। तो लिहाजा जो भी बोलेगा, अगर इस डिसिप्लिन के अलावा कोई दूसरी खिलाफवर्जी कोई बताए। तो शेर अफजल के बारे में खान साहब कैसे कन्विंस हो गए कि इस शख्स को पार्टी से बाहर कर दिया जाए? 74 साल उम्र है, 550 अयाम से नजरबंद है, मखसूस लोगों की उन तक रसाई है। और वो मखसूस लोग कौन है? इन्हों को बिल्कुल बीचुओं की तरह जो है हिसार में लिया हुआ है, अपने मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। किसी को वजीर बनाना है, किसी को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाना है, किसी को जनाब गिराना है। ये काम आजकल हो रहे हैं। हम पीटीआई अपने असल काज से हट चुकी है। पाकिस्तानियों को हमने ख्वाब दिखाया था कि हम आपकी हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। अब मुल्क को हम किस बीच मंजार में छोड़ रहे हैं? अदलिया तकसीम है, महंगाई का दौर दौरा है, गासिब हुकूमत है, बदआमनी है। और हम कौम को क्या बताएं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जुमात होने के बावजूद हम 1% कामयाबी नहीं ले सके। ये हमारी नाकामियां हैं, हमें अपना एहतसाब करना होगा। तो लिहाजा अगर खान साहब के कान भरे जाते हैं, एक वक्त आएगा कि खान बाहर आएगा और पार्टी अपने पांवों पे कड़ी होगी। और जब वो वक्त आएगा, उस वक्त मैं खान साहब के पास जाऊंगा कि अब मैंने इस पार्टी में नहीं रहना है। लेकिन जब तक ये जुल्म और जबर होगा, मैं खान के साथ हूं। और जब भी पीटीआई जो है उसको थोड़ा सा मौका मिलेगा संभलने का, फिर जो है मैं साबित करूंगा पूरी कौम को कि कभी
मैं तो MNA भी नहीं बनना चाहता था। रिकॉर्ड पे खान को मैंने कहा मैं नहीं लड़ता हूँ, खान ने मजबूर किया। सही। तो लिहाजा आज मेरे साथ जो हो रहा है ये जुल्म है, नाइंसाफी है। फिर एक और बात है जी, कुरान का भी हुक्म है, इस्लाम का भी हुक्म है, कानून का भी हुक्म है कि किसी के खिलाफ फैसला करने से पहले उसको सुनो। तो मुझे सुना क्यों नहीं? सही। और फिर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें कोई वजह है कि मुझे क्यों निकाला? सही। मैंने निकाल दिया। तो और वो ज़हनी दिमाग बैठा हुआ है, जो भी नोटिफिकेशन जाता है। तो कल को अगर इस बुनियाद पे कि आपको नोटिस हो चुके, आपको कहा जाता है कि आप रिजाइन करें कौमी असेंबली से, हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने कह दिया ऐलान। कोई मैंने किसी तो मेरे लिए कभी माना ही नहीं रखती थी। खान का हुक्म जो है मेरे सर आंखों पे, 1 मिनट की देर नहीं लगेगी। इस्तीफा खान को खुद अपने हाथों से दूंगा, ये मैं कसमन कहता हूँ। खान ये कहे कि पाकिस्तान में ही न रहो तो मैंने देखो वहाँ आपको पता है 4 अयाम कबल मेरे लिए IED लगा रहे थे दहशतगर्द, और अल्लाह ने बचाया है। वहाँ दहशतगर्द मेरे पीछे पड़े हैं अपने इलाके में, इधर एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, जेलों से निकलते हैं जेलों में जाते हैं, कोई जिंदगी तो है ही नहीं। तो लिहाजा इस आदमी को कोई छेड़ के अपना ही बैंड बजवाएगा। और आप जैसे कह रहे हैं कि अगर पार्टी के लोग सहूलतकार बन चुके हुकूमत के, तो फिर शेर अफजल मरवत खान की जंग लड़ने के लिए रोडों पे भी जाने का कोई ऑप्शन रखते हैं अपने पास? कोई ऐसा है इरादा? मेरा इरादा है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से रजू कर रहा हूँ। मेरा इरादा है बुनेर जाने का। सबसे पहले आगाज करता हूँ चेयरमैन PTI के जिले से, और मैं PTI के फंक्शंस में जा रहा हूँ। मैं PTI के तमाम वर्कर्स को कहता हूँ पंजाब में या जिधर जिधर वो फंक्शन करना चाहें मुझे दावत दें। इंशाल्लाह मैं हर जगह पहुंचूंगा। ये जो पंजाब वाले हैं ना, और ये जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं जो पहुंच जाते हैं KP में जलसे में तकरीर के लिए, हजरत पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हो, अपने हल्के में कोई जलसा तो करो। खान कहते हैं पंजाब को उठाओ, वो छोड़ के आप लोग हमें ही डिसिप्लिन के दर्ज दे रहे हैं। सही। बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त उनके साथ जो पार्टी में हो रहा है वो बिल्कुल भी इंसाफ मबनी नहीं है और उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए। इसके बगैर अगर वो कैसा करेंगे तो वो फिर हकायक बहुत सारे हैं जो सामने लेके आएंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर वकील। उनसे कुछ बात करते हैं कि जो इस वक्त सियासी डेडलॉक मौजूद है और बार बार खतूत लिखे जा रहे हैं बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को, और कल तो ये भी कहा गया कि अगर वहाँ पे ख़त मौसूल होते तो भी प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया जाएगा। तो ये एंगेजमेंट, क्योंकि IMF का डेलीगेशन भी यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ और आलमी तंजीमें जो फाइनेंशियल है वो भी आपसे कह रही हैं कि इस मामला को पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, तो क्या कहेंगे? कोई इस हवाले से कोई एफर्ट हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। और ये आपने माशाल्लाह आप बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, आपने कई पार्लियामान देखे, कई हुकूमतें देखी। आपने देखा कि जब भी इंतखाबात हुए उसके कुछ अर्सा बाद तक जो है बिल्कुल एहतजाज रहता है, एहतजाज किया जाता है। 2014 हमारे पास लेटेस्ट एग्जांपल है। 13-14 जब धरना भी हुआ, तमाम तर मामला हुए, लेकिन फिर भी आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्रंट को उस टाइम भी कवर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने उस टाइम IMF को आखिरी किस्त उनको लौटा के और फिर IMF को खुदाफिज भी कह दिया था। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट नेक्सस या डायरेक्ट लिंक नहीं है। हाँ, उसकी पाकिस्तान की तरक्की में या उसकी तरक्की की जो रफ्तार है वो डबल हो जाएगी। हम तो इसीलिए पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात का 10 महीने से जो पेशकश की थी वो हम इसीलिए बैठे, पाकिस्तान की खातिर बैठे, पाकिस्तानी कौम की खातिर बैठे, क्योंकि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं बैठे या किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बैठे। लेकिन अफसोस है कि राह फरार किसने इख्तियार की? राह फरार इख्तियार की PTI वालों ने। उन्होंने 3 नशिस्तों में हमारे साथ बैठे, उसके बाद चौथी नशिस्त में बैठने से पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी हम नहीं बैठेंगे। तो ये डेडलॉक जो है ये PTI की वजह से कायम है। और दूसरी बात, दूसरे अगर फ्रंट पे आप देखें, दूसरा पहलू ये, इस पर भी रोशनी डालना इंतहाई ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ आजकल अलायंस बनाने के चक्रों में है, उनके आपस में इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे के ऊपर या उस सूबे की हुकूमत के ऊपर, क्योंकि मौलाना साहब तो कह चुके कि उस सूबे में भी KP सूबे में 47 की हुकूमत है। बरकैफ उसके अलावा
एक तरफ ये कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, आइन में कहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिशमेंट का रोल, मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से। लेकिन उसके साथ साथ शिराजी साहब, सबसे खूबसूरत बात यह कि फिर एस्टैब्लिशमेंट को ही खत लिखे जाते हैं, फिर खतो किताबत या वहां से खत आपकी तरफ आते हैं तो उस पर गौर होगा, क्योंकि देखे ना चीफ जस्टिस से पाकिस्तान को खत लिखा गया उनकी जानिब से, उन्होंने कहा कि जो उनके कुछ गुफ्तगू है, जो बातें उन्होंने की उनकी बेंच की कमेटी को उन्होंने भिजवा दी। उन्होंने देखें, ये कोई अगर इमरान खान साहब कोई पेन पॉल की तलाश में है, वो पहले ज़मानों में तो, अभी तो क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, ईमेल्स का ज़माना है, पहले ज़माने में होता था कि मेरे बेहतरीन दोस्त अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो ये ख़तों किताबत इसी हवाले से है। अदर दैन दैट मैं नहीं समझता इन खतों का कोई मकसद है। ये पॉलिसी शिफ्ट की जो बात की गई है, असल में उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी के अंदर शिफ्ट हो गया या उस बयानी में शिफ्ट आया है, और अगलों से तवक्को की जा रही है कि वो भी शायद जिस चोर दरवाजे से ये 18 में आए थे उस तरह वो दरवाजा खोल दिया जाए, तो अब वो जमाने और वो दौर चले गए। कल की स्टेटमेंट ये बता रही है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये कह रहे हैं कि खत आया तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर से अगर ये कहा जाता है कि एंगेजमेंट की तरफ जाएं तो फुल स्टॉप तो नहीं है, फिर रास्ते खोले जा सकते हैं। नहीं, हमने तो कभी भी देखे, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी रवैये रखते हैं। हमने लास्ट टाइम भी इनको ये कहा, हम 45 मिनट बैठे, आपने कवर किया, आपने देखा कि 45 मिनट बैठ के इंतजार किया कि शिक बाय शिक, पॉइंट बाय पॉइंट वो हमसे जवाब लें और हमें कायल करें कमीशन बनाने पे। लेकिन जो आखिरी अभी 5 नुकाती खत आया है, तीसरा खत जो है, उसमें उन्होंने सर फहरिस्त या ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने ये बात की है शराई साहब कि मैं अपने लिए और अपनी पार्टी में के लोगों के लिए किसी के लिए रिलीफ नहीं मांग रहा। तो फिर वो पॉइंट नंबर 2 क्या था, जो रिटन चार्टर ऑफ डिमांड्स थी हमारे साथ कमेटी में कि हमारे असीरान को रिहा किया जाए, उनकी बेलें होने दें, उसमें आप हायल मत हों, अगर किसी को सजा हुई है तो उसकी सजा माफी के लिए आप उस रास्ते में भी हायल ना हो। तो फिर ये तजाद है, लॉजिकल डिमांड नहीं है, तजाद है। खत के पॉइंट नंबर 1 आप देखें, तीसरा खत जो है उसमें क्या बात हो रही है, और यहाँ कहा जा रहा है कि हम कैदियों की और अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, तो फिर और कैसा रिलीफ चाहिए। लेकिन अगर कोई जमानत हो भी जाती है तो नए मुकदमात नहीं बने, हुकूमत इस हवाले से देखिए, अगर आप कानून तोड़ेंगे तो बिल्कुल नए केस बनेंगे, अगर कानून नहीं तोड़ेंगे, कानून के दायरे के अंदर चलेंगे तो फिर तो। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि केपी के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत है, बट गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात से लेके बहुत सारे लोग के भी फॉर्म 47 की पैदावार है। देखिए, वो तो फिर प्रूव करें ना, वहाँ पे तो मौलाना साहब की पार्टी बिल्कुल हेड ऑन थी इनके साथ तमाम तर वहाँ पे कंस्टिट्यूंसीज में। वहाँ पे नून लीग के तो कम कैंडिडेट्स है जो कि एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी के कम कैंडिडेट्स है जो कि हकीकत है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि JUIF, ANP और PTI की वहाँ पे आपस में मुकाबला था, तो और ये तमाम तर मामला था। साबित करने के लिए फोरम तो इलेक्शन कमिशन है सर, वहाँ तो यही चीज लेके आ जाए ना, तो मतलब खत्म हो चुकी है, मुशावरत कर रहे हैं आने वाले दिनों में। देखिए, मुशावरत का अमल इंशाल्लाह शुरू है और जल्दबाजी PTI की तरफ से की गई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पहले खत्म हो चुका है पिछले महीने, लेकिन 26 से पहले ही खत लिख दिया उन्होंने। एक तो खतों का रिवाज शराई साहब बहुत ज्यादा है। एक उन्होंने IMF को भी लिखा है खत, वैसे वो डोजिया दिया है, पाकिस्तान से दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत उन्होंने दिया है। उन्होंने बिल्कुल, वो कहते हैं कि हर इंटरनेशनल फोरम पे हम बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के माशी मफाद जो हैं, ये हमारे लिए तरजीह रखते हैं। इन्होंने तो IMF के सामने धरना भी दिया, IMF को खत भी लिखे पहले कि पाकिस्तान को किस्त मत दें, और क्या क्या नहीं किया। अब ये आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करके देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और पार्लियामेंट भी इसी तरह। तो कुछ ये भी बताया ना, आपके दिल के करीब है मौलाना फजल रहमान, 26 संविधानी तरमीम में उन्होंने मदद भी की है, बट अब ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं चकजेई साहब के साथ, PTI के साथ। उनकी नहीं, कामरान मुर्तजा साहब को मैं बिल्कुल, उनका एक बयान था कल पार्लियामेंट के बाहर ही लिया गया, और JUIF की वो नुमाइंदगी करते हैं, उसके बड़े सरकर्दा रुकन हैं, सेनेटर हैं। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ये हमें को बात पसंद नहीं आई इस हवाले से कि ये एक तरफ तो हमें कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हमारे साथ बैठकों में बैठते हैं और यही बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खत भी लिख रहे हैं। तो कम से कम ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि चाहते क्या हैं। अभी आपस में ही इनकी इतनी कंफ्यूजन है। अब देखें ना, शेर अफजल मरवत के साथ क्या किया। मैं तो पहले ही पेशेंट को ही कर बैठा था कि ये शेर अफजल मरवत के साथ यही करेंगे, मार्च अप्रैल में की थी। अभी तो क्या, नवाज शरीफ साहब के सामान है, परवेज रशीद साहब से, मुशाहिदुल्लाह खान से उन्होंने पोर्टफोलियो वापस लिए, वो भी जब कोई गुफ्तगू किया करते थे तो ये
बातें तो हर पार्टी में चलती रही है ना। ये चलती रही है, लेकिन आग तो नहीं किया गया ना किसी को पार्टी से, यहाँ पे तो सीधे सीधा आग कर दिया गया। और अनफॉर्चुनेट है, हालांकि जब मुश्किल वक्त हो पार्टी में लोग कुर्बानियां देते हैं तो फिर उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनका एहतराम भी करना चाहिए, ना कि इस तरह उनकी तज़हीक करनी चाहिए। और लास्टली, अगर आपको मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए, गुफ्तगू की जाए और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे लेके चला जाए, तो इस तजवीज़ को कोई बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी मुस्बत तजवीज़ है। हम तो पहले से कह रहे हैं, स्पीकर साहब ने तो तहलील नहीं की कमेटियाँ, बेशक हम लोगों ने कर दी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एज ए मीडिएटर, स्पीकर साहब बिल्कुल इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और इनको आना चाहिए। हम तो अभी भी मना नहीं कर रहे और हमने बिल्कुल इनकारी नहीं है कि हम नहीं बैठेंगे, हम तो कहते हैं कि बैठें, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करते हैं, लेकिन ये बैठने से कासिर है। अब जमहूरी और गैर जमहूरी रही हुई है, किस पार्टी के हैं ये आप देख लीजिए। और पैका के ऊपर कोई आप रिव्यू कर रहे हैं कानून के? बिल्कुल, मैं शराजी साहब ऑन रिकॉर्ड हूँ, अता तारड़ वज़ीर इत्तला जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, लॉ मिनिस्टर आज़म वज़ीर तारड़ ऑन रिकॉर्ड हैं, इसी तरह इरफान सदीकी साहब ऑन रिकॉर्ड है। हम सब ने कहा है कि आपकी जॉइंट एक्शन कमेटी हमारे से आके मुलाकात करे, हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। रूल्स में बेहतरी आनी है उस हवाले से, या किसी एक स्पेसिफिक शिक में जो आप समझते हैं कि पैका अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो उस हवाले से भी अगर कोई आनी है तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन बेहतर है आई थिंक कि हमें खुद डायरेक्टली इंगेज आपके साथ करना चाहिए। आपका एहतजाज मैं देख रहा हूँ और बिल्कुल ये मत समझें कि सहाफ़ियों के खिलाफ है, ये कतन सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है। आप भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को ख़त्म होना चाहिए, और मैं भी यही कहता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। तो फिर इस बात पे कम से कम हमारी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपकी कुछ जो गुजारिशात हैं वो हमें सुननी भी चाहिए और उनको देखना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील को, आप सुन रहे थे बड़ी तफसील से उन्होंने सियासी सूरत हाल और फिर उसके साथ साथ जो IMF के और दीगर फोरम्स के ऊपर खतूत लिखे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ उसकी वजाहत कर रहे थे। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और सियासी जमात के मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त सूरत हाल चल रही सियासी, अदालती और जो बाहर के वफूद आए हैं, बिलखुसूस IMF का वफद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर परवेज़ शाह खान साहबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताइए कि इस वक्त जो IMF का डेलीगेशन भी यहाँ पे आया हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिला है और इसके अलावा कुछ बानी PTI की जानिब से भी खतूत लिखे जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल सिचुएशन को सेटल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रवैया आपको लगता है कि दुरुस्त है, ठीक जा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं, चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कुछ सीरियस एफर्ट होनी चाहिए? देखिए, जाहिर है कोई भी हुकूमत ये चाहती है कि चीज़ें जो हैं वो सेटल्ड हों और चीज़ें कंट्रोल से बाहर ना हों और आग पे पानी डाला जाए। लेकिन बहरहाल बानी PTI की अपनी इससे बड़ी कोताहियाँ और गलतियाँ हैं, और जो वो एक तरफ ख़त लिखते हैं, दूसरी तरफ फिर वो सुना है कि अब UN को ख़त लिखना चाह रहे हैं, फिर IMF को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर एक दफ़ा वो एक ज़माने में वो खुदकुशी करने को बेहतर समझते थे, अब वो IMF को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो डोजियर्स दे रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि एक तो हुकूमत को कुछ होश के नाखून लेने चाहिए इन हालात पे, इस पर एक सीरियस डिलिब्रेशन। हमेशा हालात एक से नहीं रहते हैं, पाकिस्तान में हालात बड़ी जल्दी तब्दील भी हो जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है इस पर कोई सियासी से जो है बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आपसे बात नहीं करते, आप आपस में अपने एलाइज के साथ बात करें और आप एक कंसल्टेशन के अमल से आगे बढ़े, सबकी बात सुन के फिर फैसला करके सबको साथ लेके आगे बढ़े। मगर अब आप ये देखिए जो IMF का वफ़द जिस तरीके से मिल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं और आप अगर हम चाहें भी तो नहीं मिल सकते, पाकिस्तानी हैं फिर भी नहीं मिल सकते। फिर आप देखिए आज बार काउंसिल्स, ऑडिटर जनरल, ये वो चीज़ें हैं जो बड़े सवालिया निशान हैं। ये इजाज़त उन्हें ज़ाहिर है वो इस तरह तो नहीं जा रहे, वो इजाज़त के साथ जा रहे हैं। इस पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए वो किसकी इजाज़त के साथ जा रही है, और क्या हम इस हद तक गिरवी हो चुके हैं कि हमें मतलब उनकी हर बात माननी पड़ी। तो ये जो इंटरवेंशंस हो रही हैं आपके ख्याल में कि जो बड़े सीरियस नेचर की हैं, बट पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से वो कंसर्न ज़ाहिर नहीं किए जा रहे जिसका इज़हार आप कर रही हैं? नहीं, देखिए मैं तो आपको एक पाकिस्तानी की हैसियत से करूँ, पीपल्स पार्टी की चेयरमैन तो इस वक्त अमेरिका में है, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत पार्टी हमने भी IMF के पैकेजेस लिए थे और हमने लेकिन उनके आगे खड़े होकर एक हद से आगे उनको नहीं बढ़ने दिया था।
तो अगर ऐसी कोई बात है मजबूरी, तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो सबको इत्मीनान मिले। और IMF हो या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उनके भी सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इकॉनमी को दुरुस्त करना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द की फैक्टर। ये किसने कहा है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कहा है, वो भी पाकिस्तान के विजिट पे। ये तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमें पता है। और हमारे मुल्क की एक अपनी इंडिजिनस सी सियासत है और हमारी अपनी एक इंडिजिनस डेमोक्रेसी है। हम अमेरिकी डेमोक्रेसी के मॉडल के ऊपर फिट नहीं हो सकते, ना हम किसी वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी को फॉलो ज़रूर करते हैं, मगर हम उसके ऊपर इस तरह नहीं फिट हो सकते कि हम बिल्कुल उसी सांचे में ढल जाएं। हर मुल्क के अपने मामलात होते हैं और ये वाकई एक ठीक बात है। लेकिन ये बात हमें भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में पिछले कई साल से कोई स्टेबिलिटी जो है वो एक मुश्किल चीज़ है, नज़र नहीं आ रही। और उसमें बड़े फैक्टर्स हैं और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे और वो अंदर ही से चाहते हैं कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। और इनफैक्ट पीपल्स पार्टी खुद भी इस वक्त हुकूमत से गिला करते हुए नजर आ रही है। तो आपको लगता नहीं है कि इस वक्त अब दिस हाई टाइम कि अब तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें तो गुफ्तगू? मैंने आपसे पहले कहा कि ये अब देखें, वजीर आजम साहब जो हैं वो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, उनको चाहिए सबको बुलाएं, सबके मामलात जो है वो उनसे मिलना एक बड़ा मरहला है किसी के लिए भी, मतलब पार्टी की क़यादत के लिए भी नहीं, क़यादत के लिए तो नहीं, लेकिन वैसे भी मेरे ख्याल में उनके अपने मेंबर्स के लिए भी उनसे। मैं आपको सिर्फ ये कि इसलिए एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि उनको सबको बिठाना चाहिए, एक सीरियस एफर्ट होनी चाहिए कि हम किस सिमत में जाना है। और अगर IMF की तरफ से इतना प्रेशर है तो आपस में बैठ के कोई तरीका ढूंढें कि उस प्रेशर को, और उस प्रेशर को अब लिंक किया जा रहा है PTI की तरफ से इमरान खान की रिहाई से। इस पर भी बात होनी चाहिए कि भाई इस प्रेशर को किस तरीके से जो है वो टैकल किया जाए और क्या किया जाए। लेकिन पलवेज साहब, इनफैक्ट जो फेयर ट्रायल की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है, पिछले दिनों में यूरोपीय यूनियन के भी ह्यूमन राइट्स कमेटी के हेड आए थे, पाकिस्तान में विजिट किए हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, आर्मी चीफ से भी मिले हैं, दीगर लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं। जाते वो भी थोड़ी सी कोई अलार्म बेल बजा गए कि GPS+ का जो स्टेटस है मशरूत है, चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो फिर शायद वो वापस भी लिए जा सकते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि फेयर ट्रायल या ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है तो इतनी गलत नहीं है? नहीं, वो हर पाकिस्तानी के ह्यूमन राइट्स एक जितने होने चाहिए, लेकिन इस मुल्क में इससे पहले लोगों की जानें गई हैं, लोग जेलों में रहे हैं, जरदारी साहब रहे, बाकी नून लीग के लोग रहे, लेकिन बड़ी लंबी जेलें काटने का रिकॉर्ड पीपल्स पार्टी के पास है। उनके लीडर्स गए, बुगटी साहब गए, नवाब बुगटी गए, किसने इतना शोर मचाया? आपको आज के गलत को आज के गलत के साथ इक्वेट करना चाहिए। आज का गलत और उस वक्त का गलत में बड़ा फर्क है। ये दोनों गलत, अगर इधर कुछ गलत हो रहा है तो वो तो सारा जुल्म था। जुल्म और गलत में भी फर्क है। लेकिन बात यह है कि इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ एक साजिश शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें, और कभी यूनाइटेड नेशंस को एक खत आप आर्मी चीफ को लिखें, दूसरा आप यूनाइटेड नेशंस को लिखें, तो फिर तो आप लिख देंगे कि उनकी फौजें यहाँ उतर आए और मुझे छुड़ा के ले जाएं। बट वो तो तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि जब रियासत डिसएंगेज करेगी, एंगेजमेंट की तरफ नहीं जाएगी, तो फिर यही फॉरम बाकी रह जाते हैं जहाँ पे कहा जाए कि तो जी हाँ, मोदी को भी खत लिख छोड़े, मोदी को खत लिख छोड़े, वो करीब है हम उनसे, वो तो दूर है हमसे, मोदी को खत लिख दे, वो आके इनको ले जाए। ये तो देखिए, इस मुल्क में सियासत करने की कीमत होती है और कीमत जेल होती है। जेल छोटी कीमत होती है और बाकी सर लगता है नॉर्मली इन हालात में। तो अगर अभी तो उन्हें जो सियासी कैदियों ने यहाँ जेलें काटी, उसके मुकाबले में तो इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किए, इतनी जेल काटी। पीपल्स पार्टी भी लव एंड हेट के रिलेशन में है, वो गिले भी कर रही है बट साथ चल भी रही है। इस बात लोग समझ नहीं पा रहे कि ये क्या मामला है, ये स्ट्रेटेजी क्या है? नहीं, देखिए, लव एंड हेट रिलेशनशिप तो ये है कि हम उनसे अगर कहीं वो गलत होते हैं तो हम उसकी निशानदेही क्यों ना करें। सही। और आखिर में भी होते तो करते। आखिर पे ये आना चाहता हूँ कि पैका एक्ट आया, गोया कि पीपल्स पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि माजी में उसने जमहूरियत की जंग लड़ी, ह्यूमन राइट्स की जंग लड़ी, बट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि शायद कुछ कंसर्न का इजहार किया गया तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से मौलाना साहब को भी उन्होंने यकीन दहानी करे कि इस पर शायद दस्तखत नहीं करेंगे, बट वो हो गए, सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। शराजी साहब मुझे बताएं कि आपके इस एक्ट में होगा कोई जो भी मसाइल होंगे वो अभी भी जो है उसमें अमेंडमेंट्स आ सकती हैं,
लेकिन आप लोगों ने भी मिलजुल कर कोई बहुत बड़ा इस पर रिएक्शन नहीं दिया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि, और आप लोग दे सकते हैं, मुझे पता है आप लोगों की कैपेसिटी है। दूसरी बात ये है कि जो वो लोग जो ये माइक पकड़ के और एक कैमरे के आगे लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, वो जायज़ है? मतलब आपके और मेरे हकूक एक से हैं। आपके हाथ में माइक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें बगैर किसी सबूत के, जो मर्जी के हैं व्यूज़ के लिए। इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था और ये पूरी दुनिया में रेगुलेट होता है। पूरी दुनिया में इवन 9/11 के बाद अमेरिका में तो फ़ोन सुनने को भी लीगल बना दिए, फ़ोन टैपिंग को भी लीगल बनाया गया था और फ़ोन टेप होते थे और सुने जाते हैं। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इसकी भी हदूद होती हैं। तो लिहाजा कोई सच बात है, हकीकत है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन इल्ज़ामात हद देने और फिर उसका कोई मदावा ना होना, मगर इसकी आड़ में ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को जो है वो उनके साथ जुल्म हो। इस मामले में आप आज भी यहाँ अब इजलास हो रहे हैं, आप लोग एहतजाज करें। सही। और लास्टली अदलिया आपके ख्याल में जो नई फॉर्मेशन में आई है बड़ी दुरुस्त है, इंडिपेंडेंट है, जिस तरह उन्होंने IMF के वफद को भी कहा, और जो हाई कोर्ट्स की फॉर्मेशन होने जा रही, बिल्कुल आप ये तो मुझे इस पे मैं आपको इतना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकती, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल एक बुरान तो है, अब देखते हैं बुरान किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया पलवश खान साहब, आप बात कर रही थी हमसे पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है और साथ में जो इदारों की सूरत हाल है उसके ऊपर उन्होंने अपना एक बेहतरीन इनपुट दिया है। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और सियासी जमात के अहम रहनुमा से गुफ्तगू करके उनका भी राय लेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, आपका ताल्लुक JFA से है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और ऐसे में कि IMF का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आया है, जो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, लॉयर से भी मिला है, हमारी अदलिया से भी मिला है, उस हवाले से JFA का क्या एक तरह से मौक़िफ़ है, बिलखुसूस फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस वक्त चल रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, उस हवाले से वो क्या राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो डेलीगेशन IMF का पहली दफ़ा हमने देखा है कि मालियाती इदारा पाकिस्तान की अदलिया के मामलात को भी, दीगर मामलात को भी देख रहा है, कैसे देखती है इसको आपकी जमात सारे अमल को? मौलाना साहब ने इसको रिजेक्ट किया, फिर कौमी असम्बली में नूर आलम ने इसको रिजेक्ट किया, सेनेट में जो ना मैंने रिजेक्ट किया। जो कुछ हुआ ये दुरुस्त नहीं हुआ। हमारी अदलिया जो है वो अंडरमाइन हुई है, शायद समझ में नहीं आ रही, उनको समझ में नहीं आ रही या हुकूमत को समझ नहीं आ रही। हुकूमत की तरफ से उनको चीफ साहब को कहा गया था कि आप मुलाकात करें और ये जो कुछ हुआ बुरा हुआ। फिर उसके बाद वकला से मिलने की, वो बल्कि मुझे भी जो है ना बीच में जो है ना वो किसी की तरफ से आया था कि जी वो कोई गैर मुल्की आए हैं तो आप उनसे मिल लें। हमारा क्या काम है, हम तो सेनेटर हैं, हम कोई इंतज़ामिया थोड़ी हैं, एग्जीक्यूटिव से मिलना है तो मिले उससे। लेकिन कामरान साहब ये भी तो हो सकता था कि जाते और कहते कि आप किस हैसियत में क्यों मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट भी तो रिकॉर्ड करवाया जा सकता था। सर मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं उससे जाके मिलूं ना। पहले तो मैं अपनी मेरी लोको स्टैंडा ही होनी चाहिए। मेरा क्या राइट है एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं जाके उससे मिलूं। सही। तो फिर उसके बाद अगली बात होती है, तो फिर ये गैर मुनासिब मैंने समझा, चूंकि मेरा हक नहीं था कि मैं मिलूं, एग्जीक्यूटिव का हक है। तो अगर कोई सेनेटर जो है वो जैसे हमारे तारड़ साहब है, वजीर कानून है, बने मिले, उनका हक है, मगर मेरा हक नहीं है। तो जब मेरा हक नहीं है तो मैं अपने हक से शुरू करता हूँ, तो उसके बाद दूसरे की हक की बात करता हूँ। लेकिन इतनी जो इंटरवेंशन हो रही, इंप्रेशन तो ये जा रहा है ना कि पाकिस्तान के मामलात में इतनी मुदाखलत बाहर से हो रही है, तो इस पे बतौर पार्लियामेंटेरियन, बतौर पाकिस्तानी, इसको कल मैंने रिलेट किया था, इसको करप्शन से रिलेट करिए। करप्शन में आपने तरक्की कर ली है ना, 2 दर्जे आप बुलंद हो गए ना, यानी मजीद मोर करप्ट हो गए ना। जब आप मोर करप्ट हो गए एक साल में, 2024 के साल में किसी और पे इल्जाम भी नहीं आ सकता। PDM फर्स्ट भी नहीं है, PDM सेकंड भी नहीं है, वो एक साल की बात है 2024। तो 2024 में अल्लाह के फजल से हमने 2 दर्जे तरक्की की है करप्शन में और मोर करप्ट हुए हैं। तो ये मोर करप्ट हुए हैं तो जिसने कर्जा दिया है, जो साहूकार है, जो बैनुल-अक़वामी साहूकार है, वो आपके करप्शन के हवाले से कॉन्शियस तो होगा। वो अभी जाके 2 दर्जे के जो मैंने पैसे दिए हैं उसका वापसी का तरीका पूछ रहा होगा शायद। लेकिन इस रजीम के बारे में कहा तो जाता है कि फॉर्म 47 का है, लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी कांधा दे रही है, दूसरी तरफ जब वो आते हैं 26वां तरमीम करने तो JFA जैसी जमात भी खड़ी हो जाती है साथ कि हाँ बिल्कुल जो करना चाहते हैं आप पहले वो 26वीं तरमीम देखिए जो वो लेके आए थे, वो 56 क्लासेस देखिए जो वो लेके आए थे।
अब उसके बाद 56 क्लासेस को उनके 22 क्लासेस में रिड्यूस करवाया। 22 क्लासेस में कोई अगर कोई बात कर सकता है, आप तो सारी बात कर देते हैं ना, 5 हमारे थे 22 उनके थे, आप उठ के सारी के ऊपर बात कर देते हैं। किसी को अगर ज्यादा से ज्यादा एतराज हो सकता है तो 2 क्लासेस पे एतराज हो सकता है, इससे ज्यादा पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्लासेस में से 1 क्लास और निकाल लीजिए, पैनल वाली बात, पूरी दुनिया में पैनल होता है ना, सही, ठीक है। बाकी रह गया 1, बाकी जो 1 रह गया वो है जुडिशल कमीशन वाला मामला। तो जुडिशल कमीशन वाले मामले में 26वीं अमेंडमेंट से पहले क्या हो रहा था? यही धंधा नहीं हो रहा था, सही। वो कर रहे थे, अब इन्होंने कर दिया। तो असल में जो है ना, जो पीछे बैठे हुए जो बंदूक को चलाने वाले अफराद हैं, उनमें अगर कोई खराबी है तो फिर अल्लाह ही तो आपको खराबी नजर आ रही है उनमें कि नहीं आ रही? देखो ना, खराबी तो नजर आ रही है। पहले वो 26वीं तरमीम से पहले 100 दिन से पहले ये होता था कि जजेस का क्लब था, वो अपने चैम्बर्स के लोग आ जाते थे। अब क्या होता है, अब मुख्तलिफ पार्टीज के लोग आ गए। अब ये नया तजर्बा है, वो थीसिस था, ये एंटी थीसिस हो गया। अब कुछ दरमियान का रास्ता निकालना है, मगर कभी आज तक किसी ने अमेंडमेंट मूव की है कि यार ये इसका जो ना दरमियानी रास्ता, जो ठीक रास्ता है वो ये हो सकता है। आप जैसे लॉ के एक्सपर्ट हैं, जिनको इतराज है पहले वो तो चले, हमने तो चलो हम तो उस गुनाह की शरीक हो गए ना, जिसने वोट दिया है। जिसने इतराज है उसके वो तो कहे ना कि मैंने ये अमेंडमेंट मूव की है। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन JUF तो इलेक्शन कमीशन में बड़ी मोतरज है सर, वहाँ के लोगों की मुद्दत खत्म हो चुकी है, अभी तक हुकूमत मुशावरत नहीं कर रही। उसमें खाली वो भी एतराज है आपका। अच्छा, हाँ, वो उसको बात को समझने की जरूरत है। उसमें थोड़ा सा जो है ना लीगल साइड, जो है लीगल माइंड अप्लाई करिए। 3 लोगों की मुद्दत खत्म हो गई है ना, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अगर ये 3 लोगों पे अभी तक एग्री ना किया होता तो फिर अफेक्टिव होता इलेक्शन कमीशन। फिर तो आप तनख्वाह देने के भी काबिल ना होते, फिर तो आप किसी केस को फिक्स करने के भी वो काबिल ना होते। तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो सोच समझ के दुरुस्त तरीके पे किया है। गाली देना बड़ा आसान है, मगर उसके दरमियान का रास्ता, जरा उसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझ लीजिए। अगर सुल्तान सिकंदर राजा साहब को दोबारा लाया जाए अगली मुद्दत के लिए तो आप कंफर्टेबल हैं? क्योंकि आपका एतराज वो आ नहीं सकते। अच्छा, वो आ नहीं सकते, वो आ नहीं सकते हैं। उसकी वजह है, उसकी रीजन है, एज उनकी क्या होगी? I don't know, 60-70 के करीब ही होंगे शायद। 70 के तो 68 से शुरू होता है ना। पहले कानून को देखिए फिर आगे बात करिए, वो आ नहीं सकते हैं। और इनफैक्ट आपके पार्टी के सरबराह कल भी कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े उन्होंने अलार्म बेल बजाई है कि अमलन तो लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट चुके हैं। तो ऐसे में JUF किस बात का इंतजार कर रही है? PTI तो बार बार आपका हाथ थामने की कोशिश कर रही है कि आए हमारे साथ खड़े हो, सड़कों पर प्रेशर ग्रुप डेवलप कर। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो काम ना हो जो हमारे साथ नून ने और पीपल्स पार्टी ने किया। हम 16 सीटों पे बैठे हुए थे, 15 सीटों पे नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे। हमने तहरीक चलाई, क़यादत की, और उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे कितने पे आ गए? 8 पे। और ये कहा गया कि मौलाना का साइज रिड्यूस किया जाए, उसको अपने साइज में रखा जाए। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल जो हमने धोखा खाया, जो आज पार्टी के अंदर प्रेशर है कि ये सारा कुछ करने के बाद हमको फायदा क्या हुआ, कल दोबारा हमारे साथ ना हो। हम चाहते हैं कि उनके साथ बात हमारी बढ़े। कुछ बातचीत मेरी हुई भी है क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, मगर अब तक उस दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। कुछ 6, 7, 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है ना वो हम आपस में हमारी रिजर्वेशंस हैं। तो वो बात अगर कोई आगे बढ़ेगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, वरना वो अलग सियासी पार्टी हैं, हम अपनी सियासी पार्टी अलग हैं। और हम अपना मौक़िफ़ लेके चलेंगे, वो अपना मौक़िफ़ लेके चले। अगर बात आगे बढ़ गई फिर इकट्ठे चलेंगे। हुकूमत भी आपको एंगेज तो कर रही है, जाते हैं प्राइम मिनिस्टर फूलों का गुलदस्ता भी लेके जाते हैं, तो कहा जाता है कि जरा दूर रहें PTI से। मशवरे क्या मिल रहे हैं? वो कांटों वाले फूल ले आते हैं। लेकिन साथ में ये भी तो बताइए ना कि आप ये अलायंस बनने जाओ, उसको उम्मीद कितने परसेंटेज की उम्मीद कितनी है कि हम समझें कि आप ये जमातें बाहर आएंगी, हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है? इनफ इज इनफ। असल में एतमाद का फुकदान है। शायद उनको हम पे एतमाद ना हो, हमें उनके हवाले से कोई रिजर्वेशन हो। ये एतमाद जिस दिन हो गया पक्का और ये पता चल गया कि कोई एक दूसरे को रिसीव नहीं करेगा तो फिर चल पड़ेंगे। अभी मसला अभी तक वो एतमाद पैदा नहीं होगा। तो सर पैकेट भी हमारा सहाफ़ियों को तो बहुत बड़ा एक इशू है। आपकी जमात एक पोजीशन ली हुई है, लेकिन लगता है कि थोड़ा बहुत फ्रेंडली जा रहे हैं आप। तो चलो हो गया तो सो हो गया। आप चाहते हैं कि हम खाली पत्थर मारा करें? हमारा बात करने का हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। आपने हमसे कभी यहाँ पे ये नहीं देखा होगा कि जितना भी बड़ा इख्तलाफ हो हमने कोई बदतमीजी की हो। हमने कभी गाली नहीं दी, कभी जो है ना वो ऐसे अल्फाज नहीं कहे जो दूसरे को जो है ना वो बहुत दुख दे।
इख्तलाफ किया है, वो हमारा एक अपना तरीका कार है। वैसे बाय दी वे पीका पे जितनी भी अमेंडमेंट्स मूव की थी हमने की थी ना, किसी और दोस्त ने तो नहीं की थी। और कल वो जब हम बैठे हुए थे इसमें अपना कमेटी में, एडवाइजरी कमेटी में, तो कल चेयरपर्सन को जो है वो मैंने उसको याद दिलवाया और कहा कि जो आपने मेरे साथ किया था, जो मेरी अमेंडमेंट्स के साथ किया था, वो कानून के मुताबिक नहीं था और सब ने कंसीड किया जो लोग बैठे हुए। जुडिशरी की तकसीम को आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? लास्ट ये भी जाना, माशरे को मैं और आप जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं और आप पार्लियामेंट को कोई कसूर नहीं है? नहीं, माशरे तो पार्लियामेंट से बाहर है ना। अगर हम देखो पार्लियामेंट क्यों इस तरह से खराब है, फौज आपकी क्यों इस तरह से है, दूसरे लोग क्यों इस तरह से, इसलिए कि माशरे ने कभी आपको जना, अगर फर्ज कर लीजिए जितने मार्शल लगे सिर्फ 10,000 लोग इधर आ जाते, क्या मार्शल रह सकता था? किसी का बाप उसको रख नहीं सकता था। अगर मैं करप्शन करूं और लोग मेरा आके हाथ पकड़े और मुझे कहें कि तुमने ये करप्शन क्यों की है, या ये तुम्हारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, ये तो तुम्हारा बाप तो ये काम करता था, कहाँ से आई है, तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकूंगा। माशरा मेरा गिला पकड़े अगर मैं गलत जा रहा हूँ, नहीं पकड़ोगे अगर तो फिर उसके बाद फिर इसी तरह होगा। लास्टली, इमरान खान का फेयर ट्रायल हो रहा है, ये समझते हैं ठीक हो रहा है? इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, उसकी पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, और फर्ज कर लें कि अगर कोई एरर है इसमें, गो के एक संजीदगी है उस केस में, मगर अगर कोई उसमें जजमेंट में एरर है भी तो उसकी बेगम का क्या कसूर है, बुशरा बीबी ने क्या किया? तो ये ज्यादती जो है ना वो करें जो छुप सा है, जो हजम हो सके ना। बीवी का उसका क्या कसूर है? बीवी तो घर की औरत थी, वो दूसरे उसने घर में बैठ के क्या कर दिया जो इस केस में उसको जो ना उठा के जो है ना उसको भी सजा दे दी। अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बता रहे थे कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर, अदलिया के अंदर और जो बाहर के आलमी इदारे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं उनके ऊपर JFA अपना क्या मौक़िफ़ रखती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही का एक अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आप मतलब पेश होंगे, और जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क की है उस पर, इकॉनमी हो या इसके साथ सियासत हो या फिर इदारों का जो किरदार है, उस हवाले से अपने कुछ नए मेहमानों के साथ आप खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।